नमस्कार, न्याय के आस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे बीच में उपस्थित है मिस्टर अशोक कुमार शर्मा, जो कि गाजियाबाद के वरिष्ठ अधिवक्ता है। और हम आज उन्हीं के एक्सपीरियंस को यहाँ साझा करेंगे। और जो हमारा टॉपिक है आज का, वो है घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा एक मतलब बहुत ही ज़्यादा सोसाइटी में फैला हुआ अपराध है, जिसका बहुत ही महिलाएं शिकार होती हैं आए दिन, और उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। नमस्ते वफी साहब, बताइए घरेलू हिंसा के बारे में आपका क्या कहना है? घरेलू हिंसा की शिकार इस समाज की महिलाएं होती हैं, जिनको मादी आबादी कहते हैं। इस में कोई आयु वर्ग की महिलाएं शामिल नहीं है, सभी आयु वर्ग की महिलाएं शामिल हैं, जो एक बच्चे से लगा के बुजुर्ग महिलाएं तक हो सकती हैं। और ये शिकार घरों में, अपने कार्यालयों में और सामान्य जीवन में भी होती हैं। तो ये घरेलू हिंसा है। और घरेलू हिंसा कोई भी कर सकता है, महिला महिला पर कर सकती है, पुरुष महिला पर कर सकता है। तो कोई किसी पर भी करेगा, वो सब घरेलू हिंसा में ही आता है। जैसे कि 2005 से पहले इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती थी, तो उसको कैसे फेस किया जाता था? अब तो चलिए घरेलू हिंसा एक कानून आ गया है महिलाओं के फेवर में, लेकिन उससे पहले ही इस तरह की प्रॉब्लम्स आती थी। मतलब कैसे उनका निदान पाया जाता था? पहले जो कानून था वो ये पिनल कोड से गवर्न होते थे, और उसमें मारपीट किसी महिला के साथ ही अगर कोई करेगा, कोई गालियां देगा, किसी भी तरह की हिंसा करेगा, उसके लिए कानून भारतीय दंड संहिता में थे। लेकिन वो कानून बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं थे, और उसमें साबित करना अपने मामले को न्यायालयों में काफी मुश्किल महिलाओं के लिए हुआ करता था। उसकी जब परेशानियां समाज में समझ में आई, तो 1983 में एक संशोधन भारतीय दंड संहिता में किया गया, और एक धारा 498 जोड़ी गई, जिसको कि आप लोग आजकल सब सुनते होंगे व्यापक रूप से। तकरीबन सभी लोग इसको जानते हैं। आए दिन टीवी में, अखबारों में, सोशल मीडिया में 498 के बारे में लिखा जाता रहा है। तो उस संशोधन को लाया गया 1983 के अंदर। लेकिन उसमें लाया गया कि केवल विवाहित महिलाओं पर अगर कोई उसके पति या पति के रिश्तेदार कोई क्रूरता करते हैं, तो केवल उन्हीं को शामिल किया गया। तो वो भी एक छोटा सा एक तरीका था, और उसको चलता रहा वो। लेकिन जब बाद में समझ में आया कि ये कानून में सभी लोग सभी दायरे में नहीं आ रहे हैं, और उसमें अगर कोई महिला ऐसी है जो विवाहित नहीं है, या जो विडो हो गई है, विधवा हो गई है, और अपने घर पे रह रही है, अपने पिहर में रह रही है, तो या कोई बेटा अपनी मां पर कर रहा है क्रूरता, या कोई बेटी या कोई बेटी परेशान है, तो उन सब के लिए एक कानून फिर 2005 में, जिसको हम आम भाषा में घरेलू हिंसा अधिनियम कहते हैं, वो 2005 में बनाया गया, और 2006 में उस कानून को लागू किया गया। और ये कानून व्यापक है बहुत। इसमें तकरीबन सभी महिलाएं शामिल हो जाती हैं। और इसमें जो 498 में कहा गया कि विवाहित महिलाएं, उन्हें विवाहित पेपर शब्द नहीं आया, और इसमें सभी महिलाओं को शामिल किया गया। क्या इसमें पुरुषों को भी कुछ रिलीफ है, या केवल ये महिलाओं के लिए है? ये कानून केवल महिलाओं के लिए है। महिलाओं की सुरक्षा इसका टॉपिक है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया। और घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम इसका नाम है। तो इसके नाम में ही लिखा है घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा करनी है, तो महिलाएं शामिल है। बस ना तो कोई एज बार्ड है, ना कोई रिश्ते बार्ड है। कोई भी महिला जो साझी गृहस्थी में रहने का अधिकार रखती है, अगर उसके साथ कोई भी हिंसा करता है उस साझी गृहस्थी में रहने वाला, तो वो उसके अंदर कवर होता है। ठीक बात है। तो आपके सामने तो जैसे ऐसे केसेस आते रहते होंगे, तो क्या लगता है आपको कि इसका कोई फायदा है, इस घरेलू हिंसा कानून का आने का?
या मतलब इस पर मिसयूज भी हो रहा है? देखिए, मिसयूज तो जब कोई कानून बनता है उसका यूज भी होता है, मिसयूज भी होता है। ये अलग टॉपिक है, किसी और दिन इस पर चर्चा करेंगे मिसयूज पे। आज तो सवाल ये है कि क्या इस कानून का कितना फायदा है। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि ये कानून एक बहुत मजबूत कानून है महिलाओं के फेवर में। तो महिलाओं को इस कानून का सहारा लेना चाहिए और इस कानून में आपको असीमित उपाय हैं आपके पास। आप मेंटेनेंस इसमें मांग सकते हैं, भरण पोषण जिसको कहते हैं। इसमें आप कोई भी घर मांग सकते हैं रहने के लिए। आप साझी गृहस्थी, जहां पर आप शादी करके आए हैं उस घर में रहने का अधिकार आपको मिलता है, भले ही वो घर सास के नाम हो, ससुर के नाम हो, किसी भी आदमी के नाम हो। अगर किसी घर में आप शादी करके आ गए हैं और उस घर में रह रहे हैं तो उस घर से आपको नहीं निकाला जा सकता। और अगर कोई निकाल देता है जबरदस्ती आपको, तो आपको उस घर में प्रवेश दिलाने का अधिकार इस कानून के अंतर्गत न्यायालय को प्राप्त है। अगर कोई महिला इस किसी भी तरह की घरेलू हिंसा से पीड़ित है, घरेलू हिंसा सिर्फ मारपीट ही नहीं होती, घरेलू हिंसा गाली गलौच भी होती है, घरेलू हिंसा मानसिक उत्पीड़न भी होता है, घरेलू हिंसा शारीरिक उत्पीड़न भी होता है, आर्थिक उत्पीड़न भी होता है, तमाम उत्पीड़न होते हैं जो हिंसा की परिभाषा में आ सकते हो। तो उसके लिए इस कानून का इस्तेमाल करते हुए रिलीफ मांगना चाहिए और संबंधित न्यायालयों में आना चाहिए। चलिए, आपने ये तो बताया कि घरेलू हिंसा का मतलब जो कानून है वो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है महिलाओं के लिए। लेकिन कोई महिला अगर प्रताड़ित है अपने घर के लोगों से, अपने ससुराल पक्ष से, तो वो कैसे वह पहल कर सकती है? ये आप एक आम भाषा में, क्योंकि आम जनता को इसके बारे में मालूम नहीं है कि कैसे हम कानून का दरवाजा खटखटाए, कहाँ से स्टार्टिंग करें, क्या करें। देखो, अगर मैं एक बात करूं सामान्य जन की भाषा में, तो मान के चलें कि किसी एक महिला के साथ, विवाहित महिला का उदाहरण लेते हैं, कोई विवाहित महिला है, शादी होकर किसी घर में गई है और वहां उसके साथ क्रूरता होती है, भले वो शारीरिक हो, भले वो मानसिक हो, भले वो आर्थिक हो। तो उसको अगर लगता है कि उसके साथ क्रूरता हो रही है तो वह एक प्रार्थना पत्र खुद न्यायालय में दे सकती है। वह एक प्रार्थना पत्र संबंधित प्रोबेशन ऑफिसर बना दिए गए हैं इसमें, एक हम प्रोटेक्शन ऑफिसर भी कहीं कहते हैं, कहीं प्रोबेशन ऑफिसर कहते हैं, संरक्षण अधिकारी भी कहते हैं उसको। प्रत्येक जिले में सरकार के में एक अपॉइंट किए हुए हैं, उनको आप एक दरख्वास्त दे सकती हैं। वो दरख्वास्त पे आपकी कार्यवाही शुरू हो जाएगी। आपको किसी अधिवक्ता करने की भी जरूरत नहीं है अगर आपको ऐसा लगता है तो। लेकिन मेरी राय हमेशा होती है कि चूंकि आप कानून की पेचीदगियों से कोई महिला नहीं जानती है, उसको परिचित नहीं होती है, तो उसके लिए न्यायालयों में एक अच्छे से अधिवक्ता जरूर नियुक्त करें और ईमानदार हों वो अधिवक्ता, आपके दुख को समझते हों, और वो अगर आपके पक्ष को न्यायालय के समक्ष रखेंगे तो बेहतर तरीके से रख पाएंगे और आपको रिलीफ मिलेगा। और रिलीफ में आप जिन जिन से पीड़ित हैं उन सभी को पक्षकार बना सकते हैं। और पक्षकार लेकिन वही बनते हैं जिनको साझी गृहस्थी में रहने का अधिकार होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप किसी रिश्तेदार, आप किसी पड़ोसी को, रिश्तेदार को नहीं बना सकते। जिस घर में साझी गृहस्थी में रहने का अधिकार है, भले वो रह रहे हो या ना रह रहे हो, जिनको अधिकार है रहने का, जैसे कोई बुआ है उसको अधिकार है। दूर रहने वाले लोग जैसे कि साझी गृहस्थी के तो है जैसे, लेकिन वो साथ नहीं रह रहे, तो क्या उनको दूर रहने वाले को भी बिल्कुल बनाया जा सकता है। मान लिया कोई टेलीफोन पर आपको क्रूरता कर रहा है, मान लिया आपको मेल पर कुछ लिख रहा है, मान लिया आपको कोई व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे आपके बारे में लिख रहा है, आपको प्रताड़ित कर रहा है, तो बिल्कुल हो सकता है। लेकिन उसको साझी गृहस्थी में रहने का अधिकार होना चाहिए। उसी को कर सकते हैं जिनको साझी गृहस्थी में रहने का रिलेशन टाइप जैसे। नहीं, ब्लड रिलेशन ही नहीं है इसमें। साझी गृहस्थी की एक बहुत लंबी चौड़ी एक लिस्ट है। जैसे कोई दादी है, उसको रहने का अधिकार है, सास को रहने का अधिकार है, नंदों को रहने का अधिकार है, जो भाभियां हैं जिनको सिस्टर इन लॉ कहते हैं अंग्रेजी में, यानी कि जेठ या देवर की जो पत्नियां हैं उनको है। अगर कोई नंद है उसके पति को है, तो
तो ये सब बहुत सारे रिश्ते आ जाते हैं, बेटा बेटी। ठीक बात है। आपने बताया कि वो न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकती हैं, डायरेक्ट ही अपनी एप्लीकेशन ले जा सकती हैं, प्रोफेशनल ऑफिसर्स के सपोर्ट कर ले सकती हैं, और उनको फिर क्या रिलीफ मिलेगा उनमें, मतलब क्या क्या रिलीफ वो ले सकती है इसमें? देखिए, ऐसी महिलाएं जो प्रताड़ित हो रही हैं वो तमाम तरह के उपचार इस कानून में पा सकती हैं। जैसे निवास, अगर उसके पास नहीं है, निवास के लिए मांग सकती है कि मुझे निवास चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, उसे उसके बच्चों को रहने के लिए घर चाहिए, घर मिले या किराए की व्यवस्था हो उसके लिए, जो उसके पति और करेगा या जिनके खिलाफ वो डाल रही है वो लोग करेंगे। निवास की व्यवस्था हो गई। उसको स्त्री धन हमेशा में देखने में आता है कि जब भी शादी होती है किसी लड़की की और माँ बाप जो उसके ऑर्नामेंट्स होते हैं या और स्त्री धन सामान होता है, जिसमें स्त्री धन की भी तमाम तरह का स्त्री धन होता है, और स्त्री धन वह सब कुछ स्त्री धन होता है जो शादी के वक्त या शादी से पहले या शादी के तुरंत बाद उसके लड़की के घर वाले, लड़के के घर वाले, लड़के लड़की के मित्र, रिश्तेदार जो भी उपहार देते हैं वो सब स्त्री धन में आता है लड़की के लिए। वो मतलब उनको राइट होता है, राइट हमेशा ले सकती है। और ये देखने में अक्सर आता है कि ये जितना स्त्री धन किसी महिला का मिलता है, विवाहित लड़की का, वो ससुराल वालों के पास रहता है, ससुराल वाले उसका इस्तेमाल करते हैं। और अधिकतर ये देखने में आता है कि जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, ऑर्नामेंट्स खास तौर से वो घर का कोई बड़ा बुजुर्ग जैसे सास हुआ या बड़ी नंद हुई या ससुर हुए, वो लोग लड़की से ले लेते हैं और वो लड़की देती है खुशी खुशी, और वो उसके कब्जे में रहता है। तो ऐसे सभी स्त्री धन को भी मांगने का अधिकार और उस महिला को इस कानून के अंतर्गत है, और मुकदमा चलते हुए भी वो उसको मांग सकती है। इसको इंट्रीम प्रोटेक्शन कहते हैं हम लोग, इंट्रीम रिलीफ मांग सकती है और कह सकती है कि ये मेरा स्त्री धन है, मुझे इसको दिलाया जाए। स्त्री धन का हो गया। बच्चे की कस्टडी का भी अधिकार इसमें है। देखिए, बच्चे की कस्टडी गार्डियन वार्स एक्ट में जाना पड़ता है। अब एक कानून है अलग से बच्चे का कस्टडी लेने का, लेकिन ये कानून इतना व्यापक बनाया गया है कि बच्चे की कस्टडी भी आप इसमें मांग सकते हैं। अगर पति के पास बच्चा रह गया है, किसी और के पास बच्चा रह गया, आपको घर से निकलना पड़ गया है, पति ने बच्चा छीन लिया है, तो आप इस कानून में उसको भी मांग सकते हैं। आपको अलग से कोई मुकदमा डालने की जरूरत नहीं है। आप भरण पोषण मांग सकते हैं, भरण पोषण मंथली, मासिक रूप से मांग सकते हैं, और मुकदमा चलने के दौरान इंटरिम भरण पोषण मांग सकते हैं कि भाई मुकदमा चल रहा है, तब तक तो खाने के लिए चाहिए, फिलहाल ये दिला दिया जाए, जो दोनों की आय पर निर्भर करता है। वो एक कानूनी पहलू है। और इसमें जैसे कि आपको मैंने बता दिए, ये 3-4 चीजें बताई हैं, ये सब चीजें मांग सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे इस कानून में लगती है कि आप कोई भी पीड़ित महिला अगर अपने ये साबित कर देती है कि उसके साथ क्रूरता की गई है, तो उसका कंपनसेशन, एक मुश्त धनराशि जो मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न किया गया उस महिला का, उसके लिए एक मुश्त कंपनसेशन की धनराशि भी इस कानून में देने का प्रावधान है, और वो सब मिलता है। और इसके अलावा, इन सब चीजों के अलावा, ऐसा कोई भी आदेश जो न्यायालय को उचित लगता हो कि इस महिला को देना चाहिए, तो वो न्यायालय जो इस कानून में नहीं लिखा उसको भी दे सकता है। इसलिए मैं कहता हूं ये कानून बहुत व्यापक है। इसको ठीक से लागू कराने की जिम्मेदारी मेरी और मेरे जैसे वकीलों की है, और अगर इसको ठीक से कोई महिला इस कानून में आए तो ये महिलाओं के हित में बहुत ही बेहतरीन कानून है। ठीक बात है, आपने सही कहा। जैसे देखा जाए तो सीआरपीसी में जैसे मेंटेनेंस के लिए 125 में जाना पड़ता है, वो यहाँ पर बच जाता है, मतलब इसी के सपोर्ट से ले सकते हैं। और दार्जन वार्स का भी आपने बताया, इसमें भी ले सकते हैं। इकोलॉजिकली, फिजिकली, 4/3 में का भी प्रोविजन इसमें सॉर्ट आउट हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। तो सही बात है। इसमें मतलब कि महिलाओं को जानकारी होनी चाहिए कि उनके बहुत ही काम का कानून है, और जो भी हमारी बहनें परेशान है, अपने घरेलू परिजनों से प्रताड़ित है, वो इसी का सहयोग ले सकती है। जैसा कि आपने बताया कि ये सास इस वाले कानून में सास को, नंद को, किसी भी महिला को अधिकार होता नहीं जी। लेकिन बहुत सी जगह ऐसा देखा जाता है कि अगर सास के नाम मकान है या ससुर के नाम मकान है, तो वो बहुओं को मतलब ताना देते हैं कि रहना है तो इन्हें ढंग से रहिए, अदरवाइज यहाँ से निकल जाइए। क्या ये कहना ठीक होगा? मतलब क्योंकि शादी हो के एक महिला आखिर
वहीं पर आई है। जिस घर में महिला शादी होकर आई है उसको भी पूरा अधिकार है। एक नाम होने से ही कोई मताधिकार खत्म नहीं होता। इसके बारे में आपका क्या कहना? हाँ, एक ये सामान्य समस्याएं हैं। हाँ, ये सामान्यतः महिला इसी चीज से पीड़ित है। देखो भाई, अगर कोई महिला किसी घर में विवाह होकर आई है, अमी भाई विवाहित महिलाओं की बात करते हैं, तो अगर आई है उस घर में, भले ही वो मकान किसी के भी नाम हो, वो मकान की मालिक सास हो सकती है, ससुर हो सकता है, देवर हो सकता है, नंद हो सकती है, जेठ हो सकता है, जेठानी हो सकती है, देवरानी हो सकती है, किसी के भी नाम अगर मकान है और वह महिला उस मकान में शादी होने के बाद रहना शुरू किया है, तो उस मकान से निकालने का कोई भी अधिकार किसी भी मालिक को नहीं है। एक बात तो ये बहुत अच्छी तरह समझ लो, ये गलत परसेप्शन है समाज में कि भाई मेरे नाम मकान है, सास के नाम बाहर हो जा, ससुर के नाम है मकान है, बाहर कर दिया। नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता। ये कानून है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इस पर वह उस महिला को उस मकान में रहने का पूर्ण संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, भले वो नाम किसी के भी हो। किसी के भी, उससे कोई फर्क नहीं लगता। आए दिन क्योंकि ऐसी समस्या देखने को मिलती है। अब बिल्कुल लोग कहते हैं यही झगड़े होते हैं कि भाई हमारा मकान है, घर से निकल जाओ। यहाँ अच्छी तरह से निकाल देते हैं भाई, निकाल देते हैं। मैं भी हाल फिलहाल एक केस कर रहा हूँ और उसमें उस 8 साल उस औरत की शादी को हो गए, 4-5 साल का बच्चा है उसका, 5-6 साल का। मकान ससुर के नाम है, घर से बाहर निकाल दिया। वो अपने बच्चे को लेने गई और घर से बाहर निकाल दिया। शाम पार रात को आई, जब बच्चे को लेकर आई तो लगा हुआ ताला लगा हुआ मिला, अंदर घुसने नहीं दिया। पुलिस बुला ली, पुलिस अंदर नहीं कर पाई। फिर उस अदालत, उसने, औरत ने, महिला ने, बेचारी ने सहारा लिया न्यायालय का, आई और उसका एक आदेश कराया गया। अदालत ने आदेश किया कि पुलिस उसको घर में प्रवेश दिलाए और सास ससुर मकान का ताला लगाकर भाग गए जिससे कोई घुस ना पाए, और न्यायालय ने आदेश किया कि उस घर में रहेगी और वो ससुर के नाम मकान था। तो ये कानून बिल्कुल सेट है एक, कि उस घर से नहीं निकाल सकता मालिक कोई भी हो। इवन किराए के मकान में भी अगर रहकर आई है और किराएदारी वाले मकान में रह रही है किसी मकान में, तो भी सास ससुर किराएदारी वाले मकान से बाहर नहीं निकाल सकते। तो इसलिए महिलाओं के लाभ के लिए बनाया गया है। चलिए, ये तो अच्छी बात है। खैर, इस तरीके का मतलब जानकारी, हमारा बेसिकली इस न्याय की आस चैनल का मतलब मोटिव ये है कि जिनको एक आम भाषा में इस कानून की जानकारी ना हो, वो उसका इसका फायदा ले सकते हैं, हमसे जानकारी ले सकते हैं। और निःशुल्क आप लोग जो भी इसकी जानकारी लेना चाहते हैं हमसे संपर्क कर सकते हैं।